हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो अपर पीसीएस का मेंस है वो जनवरी में पोस्टपोन हो चुका है, यानी 28 से 31 जनवरी के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की। तो इसीलिए हम ये पेपर नंबर 2 यानी हिस्ट्री बेस्ड सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं पास्ट यानी 2016 और 2012 के, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो कि आपको 25 वर्ड्स की लिमिट होती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर्स आप उसको कह सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उससे थोड़े बड़े होते हैं, ओके। एंड इसी तरीके से अलग अलग टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन लॉन्ग आंसर्स, ओके। इन द लॉन्ग आंसर्स आपको चॉइस भी मिलती है। आउट ऑफ द 7 और 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, ओके। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमें पूरा सिलेबस हॉलिस्टिकली कवर करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ हम लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो ऑल तो लॉन्ग आंसर्स में हमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर्स कई बार मिस हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो कि अगर हम पूरा सिलेबस एक बार कवर नहीं करेंगे तो शायद हमें उस समय रिकॉल ना कर पाए हम लोग उसको। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, मैं आपको पहले बुक सोर्स बता दूं कि किससे हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री तो हम कवर करेंगे RS शर्मा की बुक से, ओके। एंशिएंट के लिए हम पढ़ेंगे RS शर्मा की बुक। मिडीवल हम करेंगे सतीश चंद्रा सर की बुक से। और मॉडर्न हम लोग करेंगे स्पेक्ट्रम की बुक से। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं, इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आपको यहाँ पर समरी भी प्रोवाइड करी जाएगी कि क्या है उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। एंड आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी इन केस यू वांट टू गो थ्रू द नोट्स, ओके। सो हम लोगों का ये प्लान है और इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, सबसे पहले RS शर्मा की जो बुक है उसमें 33 चैप्टर्स हैं। तो मैंने ये सीक्वेंस बनाया है कि हर दिन हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, ताकि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 डेज में हमारा एंशिएंट कवर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 24 चैप्टर्स अराउंड मिडिवल हिस्ट्री में है एंड 20 चैप्टर्स अराउंड हमारे स्पेक्ट्रम यानी मॉडर्न इंडिया में है। तो इसी तरीके से करके 2-2 चैप्टर भी करके चलेंगे तो टाइमली हमारा हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग उसमें क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ओके। तो हिस्ट्री कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्कोरिंग बन जाता है काफ़ी, बिकॉज मोस्टली हिस्ट्री लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की हमें आवश्यकता है। बाकी पेपर्स भी हम देख रहे हैं, तो आगे और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आएंगी, इनकेस यू वांट टू फॉलो तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ओके। सो आप स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के जो आपके नोट्स हैं वो इस सिंगल पेज में आ चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्यों पढ़नी है हमें एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो आपकी ये नॉलेज चेक करेंगे, तो आप उसमें क्या आंसर करोगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल जाएगा कि ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, व्हाट, व्हेन एंड वेयर थिंग्स हैपन, और हाउ इट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों को ये पता चलता है कि ठीक है, समहाउ ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेटेड। तो ह्यूमन लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, क्या क्या डिफरेंट स्पीशीज़ बनी, जैसे हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब जो हमें मिले हैं रिमेन्स। उसके अलावा भी हम लोग ये देखते हैं कि पहले होमो, जो हमारा अभी स्पीशीज़ है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। लेकिन पहले क्या था, पहले होमो हैबिलिस आया, ठीक है, फिर होमो इरेक्टस आया। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमें स्टडी मिलती है, मतलब कैसे हुआ इवोल्यूशन, कैसे हुआ ह्यूमंस का। उसके बाद जब ह्यूमंस इवॉल्व हो गए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पहले तो दे वर जस्ट हंटर गैदरर्स, यानी दे यूज टू कलेक्ट फूड। ठीक है, दे यूज टू हंट एनिमल्स। तो हंटिंग के लिए क्या किया, सबसे पहले ऑब्वियसली स्टोन्स का यूज़ करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने टूल्स बनाए। फिर उनको हंटिंग एंड गैदरिंग करते हुए दे स्टार्टेड यूजिंग द हाइड्स ऑफ द एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए, यानी उसका जो है उनकी जो स्किन होती थी या हाइड होती थी उससे अपने लिए कपड़े बनाए ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से। उसके अलावा फिर वो केव्स में रहने लगे, वहाँ उन्होंने धीरे धीरे फायर कैसे क्रिएट करी जाती है वो सीखा। फिर धीरे धीरे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके से फिर एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी शुरू हो चुकी थी, जैसे शीप डॉग्स वगैरह को रियर करना शुरू किया, तो एक तरीके की सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई। फिर इसी तरीके से एग्रीकल्चर का एडवेंट होता है, और साथ ही साथ टूल्स भी डेवलप होने लगते हैं धीरे धीरे। आपका जो है पहले स्टोन के टूल्स थे, बाद में मेटल्स के टूल्स बनने लगे। तो मेटल टूल जब आए तो फॉरेस्ट क्लियर करना आसान हो गया। जैसे आयरन की जब डिस्कवरी हुई तो जो गंगा, जो रीजन था हमारा गंगा प्लेन्स का, वहाँ पर जितने ज़्यादा थिक फॉरेस्टेड एरियाज थे उसको क्लियर करके अब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से फिर आपकी विलेज लाइफ डेवलप हुई।
क्योंकि लोग एक ग्रुप में रहने लगे, विलेज लाइफ का डेवलपमेंट होता है, एंड विद टाइम आपका टाउन्स डेवलप होने लग जाते हैं, सिटीज़ डेवलप होती हैं। जैसे इंडस वैली है, ये एक टाउनशिप एरिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके धीरे धीरे स्मॉल किंगडम्स बनने लगते हैं, और उसी के बाद लार्ज किंगडम्स बन जाते हैं। जैसा आपको पता है महाजनपद बन जाते हैं, जिसका एक उदाहरण है आपका मगध। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं, इधर से उधर जाने लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है वो होता है कि राइटिंग डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, तो राइटिंग से आपका ये है कि इंस्क्रिप्शंस मिलने लग जाते हैं, आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे विद टाइम हम इवेंचुअली आज के टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो है कई सारे कंट्रीज़ हैं, एक नेशनलिस्ट फीलिंग है लोगों के बीच में। फिर कई सारे उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। तो बेसिकली ये जो स्टडी है इसी का नाम हिस्ट्री है, यानी कि हम पढ़ते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या चीज़ें हुई, जैसे एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग, यूज़ ऑफ मेटल्स, विलेज लाइफ, सिटीज़, किंगडम्स, राइटिंग। ठीक है, इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा जो हमको एंशंट हिस्ट्री क्यों इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रूफ है ये दिखाने के लिए कि जो इंडिया है वहाँ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारे सोशल सिस्टम्स हैं, जैसे आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए लैंग्वेज की, तो ये कंसिडर किया जाता है कि जो आर्यंस थे वो यूजुअली नॉर्थ इंडिया में पाए जाते थे, और जो नॉन आर्यन यानी जो द्रविड़ थे वो साउथ इंडिया में उनका माना जाता था कि यहाँ द्रविडियंस रहा करते थे। ओके, बट कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो संस्कृत के जो टर्म्स हैं वो आपको उनके संगम लिटरेचर में भी मिल जाएंगे, तमिल की संगम लिटरेचर में। एंड सिमिलरली कुछ नॉन संस्कृत के जो टर्म्स हैं जो कि मुंडा लैंग्वेज से लिए हुए हैं, या फिर जो आपके द्रविडियन लैंग्वेज से लिए हुए हैं, वो आपको वैदिक टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये दिखाता है कि एक तरीके का इंटीग्रेशन हुआ है। इंस्पाइट द डाइवर्सिटी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे उस टाइम पे एंशंट इंडिया के रिलीजन जो थे वो थे 3 बेसिकली। एक तो था हिंदुइज्म, एक था जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, इनके भी बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग और इंटरेक्शन हुआ। तो कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमको इनमें कुछ एक सॉर्ट ऑफ यूनिटी हमें दिख जाती है। ठीक है, जैसे पहले बुद्धिज्म में जो था आपका आइडल वर्शिप नहीं होता था, लेकिन बाद में क्या था कि आइडल वर्शिप वहाँ भी शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है और कोमिंगलिंग हो रही है। उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो भारत है, तो ये कैसे नाम पड़ा इसका भारत। ठीक है, तो पहले जो था, तो हिंदू भी जो वर्ड है वो इसी बेसिकली एक रिलीजन को डिनोट नहीं करता था। जो ईरानियन इंस्क्रिप्शंस थे उनका ये मानना था कि जो सिंधु नदी है, क्योंकि देखिए ईरानियन लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जो एस वर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है एच से, यानी जब सिंधु नदी जो थी उसको हिंदू वो लोग प्रोनाउंस करने लगे। तो इस वजह से उनका ये मानना था कि जो भी लैंड है या जो भी टेरिटरी है सिंधु रिवर के बियॉन्ड, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान कहलाएगा। ठीक है, एंड वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदू बन जाते थे। ठीक है, तो ये कोई रिलीजन आइडेंटिटी नहीं थी, ये सिर्फ एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी थी। ठीक है, इसके अलावा भारतवर्ष इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि भारत भी एक जो ट्राइब थी हमारी, जो आर्यंस की एक ट्राइब थी, इसी ट्राइब के नाम पर उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, और एक और यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि देखिए जो रूलर्स पूरा नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जिनका साम्राज्य था उनको चक्रवर्तिन कहा जाता था। हमारी एंशंट हिस्ट्री में ऐसा 2 बार हुआ है जब चक्रवर्तिन किसी सम्राट को कहा गया। पहला तो जब अशोक, यानी जब 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक जो थे, थोड़ा सा साउथ का पार्ट छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा उनके किंगडम में आता था। ठीक है, तो उनका नाम, उनको चक्रवर्तिन कहा गया। और सिमिलरली, और उस टाइम पे क्या था कि प्राकृत जो भाषा थी वो लिंगुआ फ्रैंका थी। लिंगुआ फ्रैंका का क्या मतलब होता है कि नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या रीजन। ठीक है, तो मतलब प्राकृत बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। सिमिलर एक सिचुएशन हो जाती है जब संस्कृत बन जाती है, जो कि ऑल ओवर द कंट्री बहुत प्रचलित होती है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें उस भाषा में मिले हैं। ठीक है, तो संस्कृत कब हो जाती है, जब समुद्रगुप्त का टाइम आता है, वो है 4th सेंचुरी एडी। तो ये 2 रूलर्स हैं जिनको चक्रवर्तिन कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे एपिक्स हैं जैसे रामायण है और महाभारत है, तो ऑल्दो कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट, इस स्टोरी को अलग अलग लैंग्वेजेस में, यानी महाभारत और रामायण, ऑल्दो हमें लगता है कि ये आर्यंस से रिलेटेड होगा, लेकिन इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में इस स्टोरी को पढ़ा जाता था। तो ये भी एक तरीके से आपका डिपिक्ट करता है कि हाँ, यूनिटी थी। इंस्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी देयर वाज अ लॉट ऑफ यूनिटी। तो ये भी डिपेक्ट करता है एंशंट इंडिया की जब स्टडी करी जाती है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है एंशंट इंडिया की, जो एंशंट हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, वो इसलिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है हमारे पास्ट का प्रेजेंट से। सबसे पहली बात, ये हमें ये
सिद्ध करता है या ये दर्शाता है कि हमें अपना जो एंशंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है या जो हमारे हेरिटेज हैं उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। चाहे वो आपके इंस्क्रिप्शंस हों, चाहे मॉन्यूमेंट्स हों, चाहे टेम्पल्स हों। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी जो गवर्नमेंट है वो भी कई सारी स्कीम्स ला रही है और कई सारे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बचाव रखाव के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ये है कि उस टाइम पे जो कंडीशंस प्रेवलेंट थी, फॉर एग्जांपल जो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था या जो विमेन की कंडीशंस थी, हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो प्रोग्रेस है उसको किसी भी तरीके से हैम्पर किया जाए। और जो इस तरीके के जो सोशल ईवल्स होते हैं, चाहे वो अगेंस्ट वुमेन हो या चाहे वो अगेंस्ट एक कास्ट सिस्टम की जो हमारी अवधारणा रही है या वर्ण सिस्टम जो है, अगर हम अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करते हुए कहीं हम पास्ट की गलतियों का ना दोहराएं। ठीक है, तो इसी वजह से यही जो है ये ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको दूर करना है। तो इसलिए हमको ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को आगे प्रोग्रेस करवा सकते हैं, अगर हम इन सब रूढ़िवादी जो हमारी विचारधाराएं हैं उनसे निजात पा लें तो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री या वाई एंशंट इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट थे? सबसे पहली बात, हमें पता चलता है कब कहाँ क्या कैसे हुआ। ओके, टेल्स अस अबाउट दैट, about the progress of the human evolution. Second thing, it tells us about the यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे लैंग्वेज की बात करी जाए, चाहे एपिक्स की बात करी जाए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करी जाए, तो कई तरीके से हमें दिखता है कि येस, देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थर्ड थिंग ये है कि हमें सोशल ईवल्स के बारे में पता चलता है और किस तरीके की जो प्रेजुडिसेस हैं जिनसे हमें निजात पानी है उसका भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर। तो ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि चक्रवर्ती सम्राट किन्हें कहा गया, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप ध्यान रखिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुलकेशिन 2 जो है ना, उन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो आगे की जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब भी ये रिपीट होगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बता रखा है कि क्या क्या अप्रोचेस हैं। तो देखो, अब हमने ये तो जान लिया कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री या किसी भी चीज़ को पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। अब हमारे पास तो सामने बुक है, तो उसमें जो लिखा है हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बुक लिखने वाले जो राइटर्स हैं उन्होंने भी किस तरीके से हिस्ट्री को समझा होगा और फिर उसको अपने खुद के विचारों में उसको इस बुक के तौर पर लिखा होगा। तो कई सारी तरीके के अप्रोचेस हैं उसमें। ठीक है, सबसे पहला तो हम लोग पढ़ते हैं कॉलोनियलिस्ट अप्रोच। अब ये ध्यान रखिए कि इंडिया जो था, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल और बिहार, जब उनके 1765 में जब उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, तो उनको ये लगा कि हमको यहाँ के जो जिन पर हम रूल करने वाले हैं, जिन पर राज करने वाले हैं, उनके क्या कस्टम्स हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने 1776 में जो मनुस्मृति थी उसको ट्रांसलेट किया और उसको ट्रांसलेट करके लिखा अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ कि इसमें जो मनुस्मृति में जो रूल्स दिए हुए थे उसके बेसिस पे ये लोगों को गवर्न करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जो जजेस होते थे, ब्रिटिश जजेस जो होते थे, उनकी हेल्प के लिए हिंदूज का अगर कोई केस आया तो पंडित जो होते थे उनकी हेल्प ली जाती थी, और अगर कोई मुस्लिम्स का केस आया तो मौलवीज की हेल्प ली जाती थी। यानी वो हेल्प करते थे जजेस को फाइनली केस को सुनने या सुलझाने में। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि जब कुछ और जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा, कि उनको ये लगा कि जो संस्कृत की जो लैंग्वेज है वो लैटिन और जो हमारे बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनसे उसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, तो उनको एक उत्सुकता हुई कि ठीक है, हमें संस्कृत सीखनी चाहिए। तो इसीलिए जो है, इसी को ध्यान में रखते हुए विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को 1789 में ट्रांसलेट करा। ठीक है, और उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में स्टैब्लिश कर दिया 1784 में। इससे पहले भगवत गीता को भी विल्किंस नाम के एक जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसी चीज़ को आगे डेवलप करते हुए बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी सेटअप होती है 1804 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन में स्टैब्लिश हो जाती है 1823 में। अब क्या होता है कि 1857 की रिवोल्ट होती है, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको लगता है कि हमें अब थोड़ा जो इंडियन कल्चर है उसको और समझने की कोशिश करनी है, और हमें कुछ लूप होल्स ढूंढने हैं ताकि हम जो है इन लोगों को और एक्सप्लॉइट कर पाएँ, ताकि हम इन पे राज कर पाएँ। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट जागृत होने लगता है। तो एफ मैक्स म्यूलर जो थे वो इसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारी जो बुक्स होती हैं उनका ट्रांसलेशन करवाते हैं और 50 वॉल्यूम्स में लगभग उनका बुक्स को वो पब्लिश करवाते हैं। इन बुक्स को इन जो ये इतनी सारी वॉल्यूम्स में बुक्स आती हैं उसको जो नाम दिया गया था वो था सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज।
तो इसमें ये कुछ जनरलाइजेशंस बनाते हैं। इनका सबसे पहला जनरलाइजेशन ये होता है कि एंशंट इंडियंस जो थे उनको हिस्ट्री का कोई सेंस ही नहीं था। हिस्ट्री से यहाँ उनका अर्थ है टाइम और क्रोनोलॉजी का, क्योंकि इंडियंस की जो भी हिस्ट्री थी उसमें कभी भी ईयर मेंशन नहीं था कि ठीक है इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था। तो इन्होंने एक जनरलाइजेशन बना दिया कि इंडियंस जो है उनको तो समय की समझ ही नहीं है। दूसरा उनका ये जनरलाइजेशन था कि इंडियंस जो है वो अकस्टम्ड है डेस्पोटिक रूल के। डेस्पोटिक यानी जो क्रूर राजा होते हैं, ये जो अपनी मनमानी करते हैं, इस तरीके के राजा के इस तरीके के राज या राजा को झेलने की यहाँ इंडियंस को आदत है। ठीक है। थर्ड थिंग वो जनरलाइजेशन बनाते हैं कि ये जो इंडियंस है ना, दे आर टू इनग्रॉस्ड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी इनको जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसकी चिंता नहीं है, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी मृत्यु के बाद पश्चात क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा चिंता है। और चौथा ये कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्हें नेशनहुड या सेल्फ गवर्नमेंट का। तो ये कुछ जनरलाइजेशन होते हैं मैक्स मिलर के। और इसी एक माइंड सेट या व्यू पॉइंट के साथ वी एस स्मिथ यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ भी एक बुक लिखते हैं 1904 में, जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कॉलोनियलिस्ट व्यू की अगर मैं बात करूं तो कॉलोनियलिस्ट व्यू में ये जनरलाइजेशंस रहते हैं कि भैया इंडियन कैरेक्टर और अचीवमेंट्स को डेनिग्रेट करना है, यानी उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देनी है, और जस्टिफाई करना है कि कॉलोनियल रूल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियंस को ना तो सेल्फ गवर्नमेंट का कुछ आइडिया है, ना इन्होंने कभी कोई नेशनहुड की कोई फीलिंग रही है इनके पास, और दूसरा इनको ना तो टाइम का कोई सेंस है। तो इस तरीके की एक ये धारणा बना देते हैं कि ठीक है इंडियंस को हमारे द्वारा रूल करने जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इंडियंस इस चीज़ को नहीं जानते। ठीक है। और इसी का एक उदाहरण आप देखिए कि जब अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन होता है उसको ये 1/3 जो है स्पेस दे देते हैं, यानी उसके बारे में ही बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं कि ठीक है ये हुआ था, ये हुआ था। इंडियंस के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं एंशिएंट टाइम में, कि मतलब हमने कोई लिटरेचर लिखा या हमारा किस तरीके से फिलॉसफी थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है। तो ये तो था कॉलोनियलिस्ट व्यू। अब आता है, तो फाइनली इसका कंक्लूजन ये है कि इनका ये कहना होता है, इतना सारे जनरलाइजेशन करके ये कहते हैं कि इंडियंस वर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। ये इनका कंक्लूजन निकलता है। अब आते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट, जो कि है नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट। इसमें कई सारे हमारे राइटर्स होते हैं। अच्छा देखिए ये क्या होता है कि कई सारे इंडियंस जो हैं वो बाहर जाकर के एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको बहुत बुरा लगता है कि देखिए हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके या उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे इंडियंस को तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी, कुछ समझ ही नहीं थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे जो हमारे लीडर्स हैं, नॉट एग्जैक्टली लीडर्स, कई सारे ऐसे राइटर्स हैं वो आगे आते हैं और वो अपना रिवाइव करने की कोशिश करते हैं इंडिया के पास्ट को। फॉर एग्जाम्पल एक है राजेंद्र लाल मित्र, एक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। जैसे इंडो आर्यंस की बुक के बारे में लिखते हैं। इंडो आर्यंस जो बुक है वो लिखी है राजेंद्र लाल मित्र ने। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने हिस्ट्री ऑफ सतवाहंस, और एडवोकेट करते हैं विडो रीमैरिज को, और कई सारे इवल्स जैसे चाइल्ड मैरिज है या कास्ट है उसके बारे में भी ये खुल करके लिखते हैं। फिर है विश्वनाथ काशीनाथ राजवड़े। ये लिखते हैं, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे विलेजेस जो है ना महाराष्ट्र के, वहाँ जाते हैं और वहाँ से खूब सारे संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स और सोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, और फिर ये लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैरिज के बारे में, कि किस तरीके से मैरिज की क्या क्या चेंजेस हुए वो द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो इनकी जो ये क्लासिकल नॉलेज है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने रिसर्च करके लिखी है, और बहुत ज़्यादा क्लासिक है इनका जो ये बुक लिखी है इन्होंने। इसके अलावा पांडुरंग वमन काने ने हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र के बारे में लिखा है। इसके अलावा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने बुक्स ऑन अशोक लिखी हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ने रिकंस्ट्रक्ट करी है इंडियन हिस्ट्री महाभारत वॉर यानी 10th सेंचुरी से लेकर के एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर तक का, 10th सेंचुरी AD से लेकर के। ओके। फिर RC मजूमदार ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल लिखी है। KA नीलकांत शास्त्री ने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखी है। KP जायसवाल ने एक्सप्लोर करा है मिथ ऑफ इंडियन डेस्पोटिज्म। तो ये देखिए जितने भी नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट वाले जो ऑथर्स हैं, तो इनका बेसिक एम यही था कि जो ये एक तरीके का नैरेटिव क्रिएट कर दिया था कॉलोनिस्ट व्यूज़ ने कि भैया इंडियंस को तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, तो उस तरीके को जो मिथ है उसको एक्सप्लोर करने की या उसको तोड़ने की कोशिश करी गई है इसके द्वारा। तो इसमें कई सारे ऑथर्स हैं, 9 इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनकी क्या क्या बुक्स हैं आपको वो मैंने बता दिया। ठीक है। अब हम आते हैं नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये थर्ड काइंड ऑफ अप्रोच है। तो अभी तक तो क्या था कि पॉलिटिकल अप्रोच था, यानी ठीक है ये रूलर थे, ये हमारी सोसाइटी थी या ये हमारी हिस्ट्री थी। अब एक नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसमें फोकस करने लगे नॉट ऑन द पॉलिटिक्स कि मतलब ठीक है ये रूलर थे या इनके बाद ये रूलर आए, इस पर फोकस ना करते हुए सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, या कल्चरल प्रोसेसेस क्या थे, इस पे ध्यान रखा गया और इसको कोरिलेट किया गया फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि गुप्ता एज जो है दैट इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज
ड्यूरिंग इंडियन हिस्ट्री। तो गोल्डन एज क्यों कहा गया उसको? क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आर्किटेक्चर था, साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, या जो फिलोसफी थी उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। तो इस पर फिर प्राइम फोकस शिफ्ट होने लगा। तो इस आइडियोलॉजी वाले दो इंपॉर्टेंट इसमें ऑथर्स हैं। एक है ए एल बैशम। ए एल बैशम वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिशर, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जो एक प्रीजुडिस्ड माइंड था, जो कि पहले के जो राइटर्स थे उनका था, उस तरीके से इन्होंने इसको डील नहीं किया। ओके, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जो है द वंडर दैट वाज इंडिया, एंड दिस वाज रिटन इन द ईयर 1951। और नेक्स्ट एक और जो इंडियन ऑथर थे वो थे डी डी कोशाम्बी। इन्होंने लिखा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे विद दिस व्यू पॉइंट। एंड फाइनली जो फोर्थ अप्रोच है वो है कम्युनल अप्रोच, ऑल्दो दैट टॉक्स अबाउट द रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, सो दैट इज इरेशनल। ओके, बट दिस इज ऑल्सो अनदर व्यू पॉइंट, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट अनदर व्यू पॉइंट। ओके, तो ये थे दो चैप्टर्स आपके आर एस शर्मा की बुक के। फर्स्ट टू चैप्टर्स वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, एंड अब हम जो है कल को बाकी के टू चैप्टर्स, नेक्स्ट टू चैप्टर्स कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा कि जो आपकी ये आर एस शर्मा की बुक है उसको अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू इट। अदरवाइज ओल्ड एनसीईआरटी की कोई बुक अगर आपके पास हो तो वो भी इनके द्वारा लिखी गई थी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या आपके पास कोई भी और सोर्स हो तो उसको आप उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको डेफिनेटली रीड करिए। आज सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, अब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते रहेंगे, जैसे अगर आपसे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोड द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर फेमस बुक है, तो ए एल बैशम ने लिखी थी, और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय डी डी कोशाम्बी। ओके, एंड इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि हु एस्टैब्लिश द बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, और कौन से साल में तो नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से, ईयर तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हु एस्टैब्लिश पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट वाले किसी एक ऑथर का नाम, या दो ऑथर का नाम, या कॉलोनियलिस्ट अप्रोच वाले किसी एक ऑथर का नाम, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, सो इन केस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, तो आप जो है अब उसको डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाए, ताकि आपको रिविजन का भी टाइम मिल जाए और आप टेंशन फ्री रहें कि हाँ मेरा सिलेबस कवर्ड है। क्योंकि देखिए, ऑल्दो अभी लग रहा है कि हाँ 3 महीने का टाइम मिल चुका है, लेकिन टाइम बहुत कम है, टाइम जाते समय नहीं लगता है। तो ऐसा है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा हर दिन भी पढ़ोगे ना तो इवेंचुअली पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। जस्ट गो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करते करते फाइनली जितने बड़े माउंटेन्स होते हैं ना वो भी इवेंचुअली यू आर एबल टू क्लाइम देम। ठीक है, तो हर्डल्स क्रॉस हो जाते हैं, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो। एंड in case you need any sort of help, so you can join the telegram channel. You can also post your comments in the section. I'll go through the comments and I reply to each and everyone's comments. तो अगर कोई भी query है या कोई भी suggestion है तो please make sure, please feel free to post it, and I'll get back to you, and hopefully this initiative will be useful for everyone. तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस अब जल्दी लाते हैं। ठीक है, that's it for today, and always remember whatever exam you're preparing for, you can do it. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.